जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। करंट अफेयर की इस ऑनलाइन लेक्चर श्रृंखला में आज के इस लेक्चर में बात करेंगे विश्व फार्मासिस्ट दिवस के बारे में। दोस्तों, पूरी दुनिया में हर साल 25 सितंबर को स्वास्थ्य में सुधार के दृष्टि से फार्मासिस्ट की भूमिका को देखते हुए उसको रेखांकित करने के लिए विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सीधे सीधे उत्तर दे देंगे कि 25 सितंबर को मनाया जाता है। अगर इसके पीछे के उद्देश्य का पूछा जाए तो याद रखना है कि भाई जो फार्मासिस्ट लोग होते हैं ये हमारे देश में, पूरे विश्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी सुधार होते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी भूमिका को रेखांकित करने के लिए, इसकी भूमिका को सबके सामने लाने के लिए, इन्हें और प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाते हैं। जब भी ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो हर साल इसके लिए एक अलग थीम रखी जाती है। थीम का मतलब होता है विषय। हर साल एक अलग विषय को रखकर इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे दुनिया में फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, या फिर हम यूट्यूब बोल दें, सोशल मीडिया के जितने भी साधन हैं, न्यूज़ चैनल्स हो सकते हैं, रेडियो टेलीविज़न हो सकता है, सम्मेलन हो सकते हैं, सभाएं हो सकती हैं, इन सबके माध्यम से उस दिवस को चरितार्थ करने के लिए बैठकें और सब चीज़ें आयोजित की जाती हैं। 2021 में इसकी जो थीम थी वो थी फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड टू योर हेल्थ। ठीक है, ये इस बार की थीम थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ष 2021 के विश्व फार्मासिस्ट दिवस की थीम क्या थी, तो आपको यही बताना होगी। दुनिया भर में जो फार्मासिस्ट होते हैं वो आम लोगों को बेहतर दवाएं प्राप्त करने में मदद करते हैं। भाई, हमें जो भी दवाएं मिलती हैं वो सभी इनके द्वारा आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। इसके अलावा स्थानीय लेवल पर चिकित्सीय सलाह भी ये लोग दे देते हैं कि आपको यदि मान लीजिए कोई जांच करना है, कोई रिपोर्ट कराना है, कोई अच्छा डॉक्टर हो, या फिर किसी भी प्रकार की ये जानकारी इनसे हमें मिल जाती है। क्लियर? अच्छा, 1912 में 25 सितंबर के दिन ही 1912 में 25 सितंबर के दिन ही विश्व में फार्मासिस्ट और फार्मास्यूटिकल वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय संघों का वैश्विक महासंघ जो था वो बना था। कब बना था ये? 25 सितंबर 1912 को। क्लियर? तो इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ये कब बनाया गया था? 25 सितंबर 1912 को। इसी दिन को अमर बनाने के लिए, याद रखने के लिए, और फार्मासिस्ट जो होते हैं इनकी भूमिका को रेखांकित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को फार्मासिस्ट डे मनाने की घोषणा भी की गई है। अगर हम बात करें तो फार्मासिस्ट डे की स्थापना 2009 से हुई। भले ही हम इस फेडरेशन की स्थापना की बात करें 1912 में हुई हो, लेकिन जो फार्मासिस्ट डे बनाने की परंपरा है उसका प्रारंभ 2009 से हुआ था। इस्तांबुल तुर्की का एक शहर है, यहाँ पर वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल साइंसेस की बैठक हुई थी। इसने कहीं ना कहीं इस दिन को घोषित किया था। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं विश्व पर्यटन दिवस की। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण दिवस है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो है विश्व पर्यटन दिवस। हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस जो होता है ये सेलिब्रेट करता है। विश्व में पर्यटन के महत्व को, पर्यटन की बोल सकते हैं कि संगठन की स्थापना को चिन्हित करने के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना है कि विश्व पर्यटन संगठन की जो स्थापना है वो 1980 में 27 सितंबर के दिन हुई थी। इस दिवस को भी याद रखने के लिए, पर्यटन के महत्व को बताने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। याद रखना है कि वैश्विक स्तर पर हम सामाजिक सांस्कृतिक की बात करें, राजनीतिक मूल्यों की बात करें या आर्थिक मूल्यों की बात करें, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो भी विकास है उसमें पर्यटन की भूमिका को रेखांकित करने के लिए इस दिवस को शुरू किया गया था। ठीक है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो जो विश्व पर्यटन संगठन है दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। यूएनओ जो है उसकी एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। ये लगातार सतत रूप से सभी के लिए सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी संस्था के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, और याद रखिएगा कि यदि हम वर्तमान में मौजूदा महामारी के दौर की बात करें कि कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया को प्रभाव हुआ है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन जैसी सिचुएशन देखने को मिली थी। तो इन लॉकडाउन के समय में जब विभिन्न देशों ने अपने-अपने क्षेत्रों में, अपने-अपने देशों में जो प्रवेश थे, उस प्रवेश को बोल सकते हैं कि निषिद्ध कर दिया है, प्रवेश की अनुमति को नहीं दिया है, उस समय में भी पर्यटन को बढ़ावा देना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऐसे समय में जब
पूरे विश्व में महामारी के कारण लगभग 90% जो धरोहर स्थल थे वो बंद हो गए थे। इसके कारण जो स्थानीय लोग होते थे उनको रोजगार मिलता था, जो रोजगार पाते थे लोग वो सब बेरोजगार हो गए हैं। तो कहीं न कहीं जैसे-जैसे महामारी के बाद अब रिकवरी का दौर आ रहा है, उसमें वैश्विक स्तर के पर्यटन को बढ़ावा देना इस पर्यटन संगठन का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गया है, ताकि वे स्थानीय लोग जो पर्यटन के कारण रोजगार पाते थे, जो महामारी के दौरान पर्यटन के बंद होने के बाद बेरोजगारी के कगार पर आ गए थे, उनके विकास में ये काम कर सके, पर्यटन को बढ़ावा देकर उनकी आय का साधन बन सके, उनको रोजगार दिला सके, इस क्षेत्र में कहीं न कहीं प्रयत्न करना ज़रूरी है। कई सारे विशेषज्ञ हैं जो ऐसा मान लेते हैं कि जो विकासशील देश हैं दोस्तों, जो गरीब देश हैं, वहाँ पर जो गरीबी का मुकाबला करने की बात हो कि जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको अगर उस गरीबी वाले माहौल से उभारना है, तो पर्यटन का क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र साबित हो सकता है, उसके लिए एक उपकरण बन सकता है। क्योंकि अगर हम किसी भी पर्यटन स्थल की बात कर लें, कोई मंदिर हो, कोई किला हो या फिर कोई विरासत स्थल हो, वहाँ पर जब भी आप घूमने के लिए जाते हैं, तो आपको उसके जो भी परिसर होता है, जो भी क्षेत्र होता है, उसके बाहर कई सारे ऐसे स्थानीय लोग देखने को मिलते हैं, जो किसी न किसी रूप में कोई न चीज़ बेचकर या किसी भी प्रकार से रोज़गार अपना कर लेते हैं। तो ऐसे में उन स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन एक प्रकार से वरदान साबित होता है, ताकि उनकी रोज़ी-रोटी चल सके। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में पर्यटन को पुनः रिकवरी करना होगी, पुनः बढ़ाने की ज़रूरत है, जो कहीं न कहीं विश्व पर्यटन संगठन की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। 2021 में जो पर्यटन दिवस मनाया गया दोस्तों, उसकी भी एक अलग थीम रखी गई, वो थीम थी समावेशी विकास हेतु पर्यटन। दोस्तों, समावेशी शब्द का मतलब यहाँ समझने की ज़रूरत है। जब आप समावेशी की बात करते हैं तो इसमें हर एक तबके के, हर एक वर्ग के, मतलब समाज के उस अंतिम लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक इस चीज़ की पहुँच को स्थापित करना ही समावेशी विकास के अंतर्गत शामिल होगा। अगर आप चाहते हैं कि विकास में आपके देश का, आपके समाज का हर एक व्यक्ति शामिल हो, तो कहीं न कहीं इसमें पर्यटन के योगदान को भी शामिल करना होगा, इसे भी बढ़ावा देना होगा। यह इस थीम का कहीं न कहीं संदेश जा रहा है। तो दोस्तों, ये हमने बात किया पर्यटन दिवस के बारे में। अगला आपका टॉपिक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों, हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हैं, इनकी 105वीं जयंती मनाई गई थी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इन्होंने भी इस जयंती के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र निर्माण में ही समर्पित कर दिया था, ऐसे व्यक्ति का जन्म 25 सितंबर को 1916 में हुआ था। इनका जन्म स्थान था मथुरा जिले का नगला चंद्रभान गांव। तो नगला चंद्रभान गांव में 1916 को 25 सितंबर के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म हुआ था। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ख्याति का पर्टिकुलर कोई एक क्षेत्र नहीं रहा है। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित तो किया, लेकिन ये एक दार्शनिक के तौर पर भी जाने गए, समाज के लिए इन्होंने कई सारे काम किए, समाजशास्त्री के लिए भी जाने गए, अर्थशास्त्री के तौर पर भी जाने गए और एक राजनीतिज्ञ, इन सभी के तौर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे देश में जाने गए थे। इन्होंने अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत एकात्म मानववाद जो है उसको प्रस्तुत किया है। मतलब इनके दर्शन को हम एकात्म मानववाद की संज्ञा देते हैं और इस दर्शन का उद्देश्य यह रहा है कि वो एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना था जिसमें स्वदेशी सामाजिक आर्थिक विकास को योगदान दिया जाए, जिसमें विकास के केंद्र में मानव हो। मतलब कि ये स्वदेशी जो वस्तुओं को अपनाने की भावना है उसकी और बढ़ाने की बात करते थे। 1942 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है आरएसएस में एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हुए थे और इसी के साथ इन्होंने अपने राजनीतिक करियर का भी प्रारंभ किया था। अगर हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में और डिटेल में, तो 1940 के दशक में इन्होंने एक पत्रिका का भी प्रारंभ किया था। 1940 के दशक में अगर हम बात करते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा राष्ट्र धर्म नाम की एक पत्रिका जो मासिक रूप से छपती थी, इसका प्रकाशन लखनऊ उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया था। इसका एक ही उद्देश्य था, इसका उद्देश्य सीधा सा था कि आपको हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रसार करना है।
हिंदुत्व के क्षेत्र में एक बहुत प्रखर, बहुत ही विद्वान नेता माने गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और इन्होंने अब इस मासिक पत्रिका के माध्यम से हिंदुत्व राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ाने का काम किया। इसके बाद इन्होंने कुछ और पत्रिका भी निकाली थी, जिसमें एक पांचजन्य पत्रिका और स्वदेश जैसी पत्रिकाएं भी महत्वपूर्ण रही थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये थी, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे क्या जनसंघ के कभी अध्यक्ष बने थे, तो याद रखिएगा 1967 में जनसंघ के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसके बाद कहीं ना कहीं बोल सकते हैं 1968 में ये ट्रेन में यात्रा कर रहे थे पटना में, और यात्रा के दौरान अज्ञात कारणों के चलते इनकी मृत्यु हो गई, और हमारे देश में इतने प्रखर, इतने विद्वान और बड़े दार्शनिक जैसे व्यक्ति पंडित दीनदयाल उपाध्याय चले गए थे। ठीक है, चलिए आगे आपका एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। सौभाग्य योजना का संबंध बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी के लिए चलाई गई योजना रही है सौभाग्य योजना। इसका नाम पूरा है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। सौभाग्य योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इस योजना का पूरा नाम है, जिससे आप शॉर्ट फॉर्म के तौर पर सौभाग्य योजना कहते हैं। इसके 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं सफलतम कार्यान्वयन के। लगभग 31 मार्च 2021 तक 2.82 करोड़ घरों में विद्युतीकरण के माध्यम से योजना एक सफल योजना साबित हो रही है। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में और डिटेल में। ये योजना जो है सौभाग्य योजना, इसका प्रारंभ 2017 में किया गया था और 2021 में इसके पूरे 4 वर्ष हो गए, जिसमें 2.82 करोड़ घरों में इलेक्ट्रिसिटी सुविधापूर्वक पहुंचा जा चुकी है। इसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण हैं, जो शहरी क्षेत्र हैं, इनमें सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित किया जाए, इसीलिए ये योजना शुरू की गई थी। परीक्षा में पूछा जाएगा कि सौभाग्य योजना कब शुरू की गई थी, तो आप बताएंगे 2017 में। फिर पूछा जाएगा कि सौभाग्य योजना का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे बिजली क्षेत्र से। फिर पूछा जाएगा कि सौभाग्य योजना क्यों शुरू की गई थी, तो बोलेंगे कि सभी घरों में विद्युतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए योजना लाए थे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अर्थात अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी के माध्यम से सभी को सार्वभौमिक तौर पर यूनिवर्सली घरेलू विद्युत पहुंचाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर भी आपको बिजली पहुंचाना है, भले ही वो गरीब घर हो या बड़े घर हो, सभी तक आपको बिजली पहुंचाना होगी। इसके लाभार्थी कौन होंगे दोस्तों? इसके लाभार्थी की पहचान के लिए आधार बनाया गया है 2011 की जनगणना के आंकड़ों का। इसमें सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना के आधार पर इसके लाभार्थी की पहचान की गई है। जो लोग इसके अंतर्गत नहीं आते हैं 2011 की गणना में, उनको भी 500 रुपए का भुगतान कर इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। मतलब कि 2011 के आंकड़ों में जो लोग हैं, उनकी सामाजिक, आर्थिक और जातिगत गणना को आधार बनाकर उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो इस 2011 के आंकड़े के बाहर हैं और इस दायरे में नहीं आ रहे हैं, वो चाहें तो अगर उनके घर पे बिजली नहीं है, गैर विद्युत ग्रह हैं, तो वो भी 500 रुपए का भुगतान करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार से हमने इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं सीधे सीधे आपके परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों फिर से अगले एक लेक्चर में करंट अफेयर के कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपके साथ रहूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।